સીધાજીએ લાઈવ ભરૂચ જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल, केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी मनसुख भाई, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान जीतू भाई, यहां के सांसद श्रीमान मनसुख भाई, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल मैं मां गंगा के पास था। आज मां नर्मदा के पास हूं। कल बनारस था, आज भरूच हूं। बनारस इतिहास से भी पुराना हिंदुस्तान का शहर है, भरूच गुजरात का पुरातन शहर है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो श्रीमान नितिन गडकरी जी को, उनकी पूरी टीम को, गुजरात सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दुनिया को पता नहीं चलेगा इस ब्रिज बनने का मतलब क्या होता है, क्योंकि भरूच ने ब्रिज न होने से कष्ट कैसा होता है वो बराबर झेला है। जब इतनी तकलीफें झेली हो, घंटों घंटों तक एम्बुलेंस को भी रुके रहना पड़ा हो, तब ये सुविधा प्राप्त हो, वो कितना बड़ा मायना रखती है, ये गुजरात के लोग भली भांति जानते हैं। और भाइयों बहनों, ये ब्रिज का बनना ये सिर्फ भरूच अंकलेश्वर की समस्या का मुद्दा नहीं है। ये हिंदुस्तान के पश्चिमी भारत की हर किसी को तकलीफ देने वाली अवस्था थी। हम जितने समय मुख्यमंत्री रहे इस बात के लिए लड़ते रहे, लेकिन जब मुझे सेवा करने का अवसर मिला, समय सीमा में आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हिंदुस्तान में पहली बार इतना लंबा इस टेक्नोलॉजी वाला ब्रिज बना, और वो भी मां नर्मदा के तट पे बना। नितिन जी ने जिस धगस के साथ इस काम को हाथ में लिया, रेगुलर फॉलोअप किया, उनके डिपार्टमेंट की पूरी टीम परिणाम लाने के लिए प्रयासरत रही, और उसी का नतीजा है कि आज हम इस ब्रिज का उद्घाटन कर पा रहे हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश में था, चुनाव सभाओं में अलग अलग इलाके में जाता था, तो लोग मुझे कुछ स्मारक दिखाते थे। क्या स्मारक थे? कोई कहता था, साहब वो दूर जो दिखता है ना खंभा, पिलर दिखता है ना, ये 15 साल पहले ब्रिज का शिलान्यास हुआ था।
अभी तक 2 खंभे डले हैं, आगे नहीं हुआ है। काशी में भी 13 साल पुराना एक स्ट्रक्चर लटका पड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा होता आप भारत सरकार को दे देते, मैं आकर के इसको पूरा कर देता। एक तरफ देश में कोई भी काम 10 साल, 12 साल, 15 साल और ये सामान्य लगता था, उसके सामने निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का कल्चर जो गुजरात में हम लोगों ने लागू किया था, आज पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मुझे दहेज जाने का सौभाग्य मिला। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि दहेज वो सिर्फ भरूच का गहना नहीं है, दहेज पूरे हिंदुस्तान का गहना है। जब उसका पूर्ण विकास होगा और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, करीब करीब 8 लाख लोगों को रोजगार देने की उसमें क्षमता होगी। आप विचार कीजिए, इस क्षेत्र में इतना बड़ा रोजगार का अवसर पैदा हो, स्थिति इस इलाके का स्थिति कैसी बनेगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं भाई। और मैं बार बार दहेज आता था, भली बात ही जानते हैं, उसके चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूं, अपनी आंखों से उसको विकसित होते देखा है। और आज जब पूर्णता की ओर कदम रख रहा है पीसीपीआर, दहेज, ओपेल, भाइयों बहनों, देश की आर्थिक धुरा को एक नई ताकत मिलने वाली है और ये भरूच की धरती पे हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब बस पोर्ट की कल्पना की, मैं यहां मुख्यमंत्री था, तो मेरे मन में एक विचार आता था कि ऐसी कैसी सरकार है कि अमीर अगर हवाई अड्डे पर जाता है, हवाई जहाज में बैठने जाता है, तो उसको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है। ठंडी हवा चलती है, ठंडा पानी मिलता है, जो खाने के लिए चाहे वो खाना मिलता है। क्या मेरे देश के गरीब को इसका हक नहीं होना चाहिए क्या? क्या हवाई जहाज में उड़ने वालों को ही ये सब होना चाहिए क्या? इस बात ने मेरे मन को हर पल झकझोरा, और उसका परिणाम था कि बड़ोदरा में सबसे पहला पीपीपी मॉडल पे एक ऐसा बस अड्डा बना, ऐसा बस पोर्ट बना, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर दुनिया भर में लाखों लोग देखते रहे कि ऐसा भी कोई बस स्टैंड हो सकता है। और बस में गरीब से गरीब व्यक्ति जाता है, गरीब से गरीब आदमी अपने हाथ में झोला लेकर के बस में जाता है, बीड़ी पीता है, कहीं पर भी बीड़ी डालता है। आज अगर बड़ौदा में जाइए, वो पूरी तरह साफ सुथरा बसते हैं। उसी मॉडल पर अहमदाबाद में बना, अब तक शायद 4 बन चुके हैं, और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए वैसा ही शानदार बस पोर्ट भरूच में बनाने का फैसला किया। भाइयों बहनों, एक काम जिसका आज विजय भाई ने उल्लेख किया, भाड़भूज में वियर बनाने का। आप कल्पना कर सकते हैं, ये वियर के पीछे 4,000 करोड़ रुपए तो ठीक बात है, 4,000, 5,000, 6,000 होता रहेगा,
लेकिन ये पूरे भरूच की जिंदगी बदल देगा। आप कल्पना कीजिए, भरूच से सरदार सरोवर डैम तक करीब 125-150 किलोमीटर का पूरा रास्ता ये पानी से लबालब भरा होगा। वो दृश्य कितना आनंददायक होगा। उस पूरे इलाके में जमीन में पानी जाने से करीब 150 किलोमीटर का इलाका दोनों तरफ 20-20 किलोमीटर पानी के स्तर ऊपर आएंगे। भरूच में मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी ये बात आती थी, तब हमारा रमेश यहां का विधायक हुआ करता था, तब भी ये बात आती थी कि यहां पीने का पानी, भाइयों बहनों, आज ये बियर बनने के बाद अच्छी क्वालिटी का भरपूर शुद्ध पानी ये भरूच को प्राप्त होगा। और आप मान के चलिए, जैसे आप सूरत की प्रगति देख रहे हो ना, आपकी आंखों के सामने हुआ है। 20-25 साल में सूरत बदला है, 10-15 साल में पूरा भरूच बदल जाएगा। ये मेरे शब्द लग करके रखिए। मैं अपनी आंखों के सामने चित्र को भली भांति देख पा रहा हूं। और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व भर के यात्री आएंगे। केवड़िया कॉलोनी तक बहुत उत्तम प्रकार का रोड हमारे नितिन जी का डिपार्टमेंट बना रहा है। लेकिन एक और संभावना के लिए भी मैंने नितिन जी से कहा है कि उसका भी अभी से अभ्यास शुरू करवा दिया जाए। अगर भाड़भूज का बियर बन जाता है और नर्मदा के अंदर पानी रहता है, तो क्या टूरिस्टों को हम यहां से छोटे छोटे स्टीमर में सरदार सरोवर डैम तक ले जा सकते हैं क्या? लोग गोवा में जन्मदिन मनाना है तो छोटे छोटे स्टीमर में पानी के बीच चले जाते हैं। इस इलाके में भी सुरती लोगों को जन्मदिन मनाना होगा तो वो भी यहां पे आ जाएंगे और भरूच वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। भाइयों बहनों, एक ही व्यवस्था से कितना बदलाव लाया जा सकता है। अगर विजन साफ हो, नियत ठीक हो, नीतियां परफेक्ट हो, तो सफलता के आड़े कुछ नहीं आता। भाइयों बहनों, सफलता प्राप्त हो के रहती है। मैं आज जब गुजरात में आया हूं, नितिन जी आए हैं, तो उनकी इच्छा है कि उनके डिपार्टमेंट की घोषणा मैं करूं। भले मैं करता हूं, लेकिन क्रेडिट नितिन जी को जाती है। ये उनकी कल्पना और उनकी साहसिक निर्णय करने की जो क्षमता है, उसी का परिणाम है। उनके डिपार्टमेंट ने निर्णय किया है और मुझे खुशी होना बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने गुजरात में 8 हाईवेज को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने का निर्णय किया। ये करने में करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। 12,000 करोड़ रुपया अकेले नितिन जी के डिपार्टमेंट से ये 8 रास्तों पर 12,000 करोड़ रुपया लगेगा। आप कल्पना कर सकते हो, गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 चांद लग जाएंगे। भाइयों बहनों, 4 चांद। और ये 8 रास्तों की लंबाई करीब करीब 1200 किलोमीटर है, जिसमें ऊना, धारी, बगसरा, अमरेली, बाबरा, जसदन, चोटिला, ये पूरा जो स्टेट हाईवे है अब नेशनल हाईवे बनेगा। दूसरा,
नागेश्वरी, खांभा, चलाला, अमरेली स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे बनेगा। पोरबंदर, भाणवड़, जामजोधपुर, कालावाड़ स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे बनेगा। आणंद, कठलाल, कपड़वंज, बायड़, धनसुरा, मोड़ासा ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बनेगा। पूरा ट्राइबल बेल्ट को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। लखपत, कच्छ का डेवलपमेंट करना है, धौलावीरा का डेवलपमेंट करना है, टूरिज्म को बढ़ाना है। लखपत, गढ़ूली, हाजीपुर, खावड़ा, धौलावीरा, मोवाना, सांतलपुर। आप हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा कहो, कच्छ के टूरिज्म का विकास कहो, धौलावीरा जो मानव संस्कृति का पुरातन ऑर्गेनाइज सिटी 5000 साल पुराना एक कोने में है, जब वो सेंटर पॉइंट बनेगा दुनिया के टूरिस्टों को आकर्षित करेगा, जिसका गुजरात को लाभ मिलेगा। खंभालिया, अडवाणा, पोरबंदर, चित्रोड़ा, रापर, धौलावीरा, खंभालिया, भाणवड़, राणावा। आप विचार कीजिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से इतनी बड़ी लागत से लोगों को तो रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, ये तो होना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अकस्मात के कारण खास करके हम हमारे नौजवान खो देते हैं। नौजवान बड़े उत्साह से गाड़ी तेज चलाता है, मोटरसाइकिल तेज चलाता है, अकस्मात होता है, लाखों लोग अकस्मात बेमौत मर जाते हैं। इस रचना के कारण अकस्मात में काफी मात्रा में कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि रोड की रचना ऐसी होती है। एक प्रकार से यह मानवता का भी काम है। आप लोगों को ये याद हो, अहमदाबाद, राजकोट, बगोदरा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि बगोदरा के पास अकस्मात न हुए हो और रात में 2-4 लोग मरे ना हो। डेली जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस दृश्य को रोज देखा था। वो राजकोट से आते जाते थे। हमारी पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेता अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर एक्सीडेंट में मारे गए थे। और मैं अहमदाबाद में, तब तो मैं राजनीति में नहीं था, औसत मुझे रात को फोन आता था कि इतना बड़ा अकस्मात आया हुआ है, डॉक्टर के पास पहुंचाने में कोई मदद कर दीजिए। जब केशुभाई मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। अहमदाबाद राजकोट के रोड को 4 लाइन कर दिया। अकस्मातों में बहुत बड़ी कमी आ गई, बहुत बड़ी कमी आ गई। ये नेशनल हाईवे का नेटवर्क, ये इस प्रकार से बहुत बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से एक व्यवस्था खड़ी हो रही है। अब रोड का मॉडल भी हमने बदल दिया है। रास्ते पर व्यवस्थाएं भी विकसित हो, रास्तों के नजदीक में हेलीपैड भी हो, रास्तों के नजदीक में खान पान, शौचालय, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, क्योंकि ट्रैफिक लोग जाते आते हैं, उनको ये व्यवस्था मिले, वॉशरूम मिल जाए। ये सारी व्यवस्थाओं के युक्त नेशनल हाईवे बनाने की दिशा में और आधुनिक रास्ते, नितिन जी अपनी नई कल्पनाओं के साथ इस काम को लगे हैं। एक सागरमाला प्रोजेक्ट, देखिए, एक दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो टुकड़ों में नहीं सोचती है। हम समस्याओं का समाधान करने की दिशा में सोचते हैं। हमने एक सागरमाला योजना बनाई। इस सागरमाला योजना के तहत भारत का पूरा नक्शा आप जहां ड्रॉ करते हो, उस पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से बंध जाना चाहिए। रोड से कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक छोर से निकले तो उसी रोड से पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करके आप वापस आ सकते हैं।
ऐसी एक सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, इसकी हम रचना कर रहे हैं। इस भारतमाला से रोड का नेटवर्क होगा, सागरमाला से जो समुद्री तट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा। भारतमाला और सागरमाला पोर्ट लेड डेवलपमेंट को एक नई ताकत देगी और उसके कारण अकेले पोर्ट सेक्टर में सागरमाला के तहत 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नया पूंजी निवेश आने वाले कुछ ही वर्षों में करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम गुजरात को विशेष लाभ मिलेगा। यहां के बंदरों का विकास होगा, यहां के बंदरों से जुड़ी हुई रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी हो, उसका लाभ मिलेगा। एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमने लागू की है। आप हैरान होंगे हमारे देश में सरकारें कैसे चली हैं। डैम तो बना दिया, लेकिन डैम से पानी कहां ले जाना, कैसे ले जाना, उसकी योजना ही नहीं बनाई। 20-20 साल पहले डैम बने हैं, पानी भरा पड़ा है, कैनाल नहीं है। मैंने ऐसा सारा खोज करके निकाला और करीब 90,000 करोड़ रुपया से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत डैम टू ड्रीप, यानी ड्रीप इरिगेशन करने तक, खेत में डैम से लेकर के ड्रीप इरिगेशन तक पूरा चेन खड़ा करना, 90,000 करोड़ रुपया लगा करके किसान को पानी पहुंचाने का पूरे देश में ऐसे बंद पड़े प्रोजेक्ट थे, उस पर काम में लगाया है। देश आधुनिक होना चाहिए। हम पुराणपंथी जीवन नहीं जी सकते। 20वीं सदी में रह करके हम 21वीं सदी की दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर 21वीं सदी के विश्व का मुकाबला करना है तो हमें भी अपने आप को 21वीं सदी में ले जाना होगा। और ये मान के चलिए भाइयों बहनों, अब हिंदुस्तान दुनिया के साथ बराबरी करने के मैदान में आ गया है। अब हम अपने घर में ये वो यूं तू मैं में समय बर्बाद करने वालों में तो नहीं है। हम दुनिया के फलक पर भारत को अपनी जगह दिलाने में लगे हुए हैं और इसके कारण हमें भी हिंदुस्तान 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना होगा। और उसमें हमें जैसे हाईवे चाहिए वैसे आईवेज भी चाहिए। आईवेज का मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन वेज। पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अभी जैसे ब्रिज बनाने के कुछ लोग उसकी क्रेडिट लेने के लिए घूमते फिरते रहते हैं, फायदा उठाओ, कुछ भी बोल दो, फायदा उठाओ, करना धरना कुछ नहीं। भाइयों बहनों, हमारे देश में पुरानी सरकार में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये योजना बनी थी। वो योजना ऐसी बनी थी कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तब तक उन्हें 1.25 लाख गांवों में ये काम पूरा करने का उनके फाइलों में लिखा हुआ है। 2014 मार्च तक 1.25 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लगाना ये पुरानी सरकार का निर्णय था, योजना बनाई थी। और जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मैंने पूछताछ की। मैंने कहा भाई 1.25 लाख गांवों में से कितना हुआ? आप सोचोगे कितना हुआ होगा भैया? 1.25 लाख गांवों में से कितना हुआ होगा? कोई सोचेगा 1 लाख हुआ होगा, कोई सोचेगा 50,000 हुआ होगा। जब मैंने हिसाब लिया तो सिर्फ 59 गांव, 50 और 9, 60 भी नहीं, इतने गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लगा था। अब ये काम करने के तरीका था, हमने काम हाथ में लिया। इस देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं, 2.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डालना है। अब तक 68,000 गांवों में काम हो चुका है। कहां 59 और कहां 68,000, ये फर्क है भाइयों बहनों। अगर इरादा नेक हो, जनता जनार्दन का भला करने का इरादा हो,
तो काम में कभी रुकावटें नहीं आती है, जनता का भी सहयोग मिलता है, काम होता है, देश आगे बढ़ता है। गैस की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पानी की व्यवस्था। अभी हमने सपना देखा है 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, तो 2022 तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब को भी उसका खुद का अपना घर रहने के लिए मिलना चाहिए, और इस पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया के छोटे छोटे देश कहे ना, एक प्रकार से इतने मकान बनाने पड़ेंगे कि भारत में ऐसे कोई नए छोटा देश बनाना पड़े, इतने मकान बनाने। लेकिन भाइयों बहनों, इस सपने को भी हम पूरा करेंगे, हम लगे हैं। आप कल्पना करोगे कैसा है देश। कोई भी देश, उसके पास अपना हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके पास क्या है क्या नहीं पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो मैं मीटिंग ले रहा था, शुरू में मैंने कहा भाई बताइए हमारे देश में आइलैंड कितने हैं। जैसे हमारे यहां अलिया बेट है या हमारा बेट द्वारका है, ऐसे आइलैंड कितने हैं ये मैं पूछता था। अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई 900 कहता था, कोई 800 कहता था, कोई 600 कहता था, कोई 1000 कहता। मैंने कहा क्या सरकार है भाई, ये इतने कहता है, ये इतने कहता है, कोई गड़बड़ लगती है। फिर मुझे पता चला कि किसी ने साइंटिफिक स्टडी नहीं किया था। अब भारत के पास कितने आइलैंड है, इसकी क्या विशेषता है, क्या हिंदुस्तान को आगे ले जाने में इसका कोई उपयोग हो सकता है क्या। मैं हैरान था भाई, उनके पास जानकारी नहीं थी। मैंने एक टीम बिठाई, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और पूरा खाका खोल करके निकाल दिया। भारत के पास 1300 से ज्यादा आइलैंड है, 1300 से ज्यादा, और उसमें कुछ आइलैंड तो सिंगापुर से भी बड़े हैं। विकास कर सकते हैं, कितनी विविधताओं से भर सकते हैं, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ने एक अलग व्यवस्था की है, और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के समुद्री तट पर जितने टापू है, अभी उसमें से 200 छान करके निकाले हैं। पहले तौर पे उन 200 के विकास का एक मॉडल तैयार हो रहा है। भाइयों बहनों, अगर ऐसी चीजें बनती है तो सिंगापुर चक्कर काटने की क्या जरूरत पड़ेगी। सब कुछ मेरे देश में हो सकता है भाइयों। हमारा देश सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, रेलवे, जैसे नितिन जी बता रहे थे ना कि पहले हमारे देश में एक दिन में सारे हिंदुस्तान के हर कोने का हिसाब लगाते थे तो एवरेज एक दिन में 2 किलोमीटर रास्ते बनते थे। हमारी सरकार बनने से पहले एक दिन में 2 किलोमीटर। नीतीश जी ने आकर के ऐसा धक्का लगाया, और जैसा अभी वो बता रहे थे, एक दिन में 22 किलोमीटर काम होता है, 11 गुना ज्यादा। भाइयों बहनों, रेलवे, पहले हमारे देश में रेलवे का गेज कन्वर्जन कहो या नई पटरी बिठाने का काम कहो, एक साल में 1500 किलोमीटर का काम होता था। अब इतना बड़ा देश, रेल की मांग उससे आगे नहीं बढ़ रहा था। हमने आकर के बिड़ा उठाया, आगे बढ़ना है, और मुझे खुशी है कि आज एक साल में हम पहले की तुलना में डबल काम करते हैं। रेलवे की पटरी का डबल, 3000 किलोमीटर काम अगर करने का इरादा हो, जैसे बसपोर्ट का काम देखा आपने, इसी से लेकर के मैंने रेलवे वालों से मीटिंग की।
मैंने कहा भाई ये रेलवे स्टेशन हमारे ये मरे पड़े हैं, 19वीं शताब्दी के हैं, जरा उसमें बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अभी रेलवे के डेवलपमेंट का बड़ा बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान के 500 रेलवे स्टेशन बनाने हैं। अभी शुरू में सूरत, गांधीनगर, गुजरात में 2 प्रोजेक्ट अभी तय हुए हैं। आने वाले दिनों में सभी रेलवे स्टेशन मल्टी स्टोरीज क्यों ना हो। रेलवे स्टेशन पर थिएटर भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे मॉल भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन पर रिक्रिएशन सेंटर हो सकते हैं, खान पान का बाजार लग सकता है। पटरी पर गाड़ी चलती रहेगी, बाकी जगह का तो उपयोग होना चाहिए।